कि इसका नाम है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965। इसके प्रवृत्त होने यानी जारी होने की जो तिथि है 23 जुलाई 1965। ये सीसीए रूल से पहले लागू हुआ है, 65 में लागू हुआ है, 23 जुलाई 1965 को लागू हुआ है। और ये नियम जो है अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सारे लोगों के ऊपर ये नियम लागू होता है। अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है, बाकी सारे अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर ये नियम लागू होता है। जैसे कल मैंने बताया था कि जो समसामयिक प्रक्रिया हैं, जो टेम्परेरी हैं, डेली वेजेस हैं, ऐसे टाइप के डेली वेजेस वालों के लिए वो नियम लागू नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है। इसमें लिखा है केवल अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर ये नियम लागू होता है। नियम 2 में है परिभाषा। इसमें भी कुछ कुछ शब्दों को क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है। जैसे कि इसमें शासन, शासन शब्द कई बार आया है, तो शासन का मतलब है छत्तीसगढ़ शासन, उसका और कोई आशय नहीं लेना है। शासन का मतलब है छत्तीसगढ़ शासन। दूसरा शासकीय सेवक, तो मैंने कल शासकीय सेवक की परिभाषा बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, राज्य के कार्यों हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन राज्य के कार्यों के लिए कोई सिविल पद धारण करता है, कोई सिविल सेवा का सदस्य है या कोई सिविल पद धारण करता है, वो कहलाता है शासकीय सेवक। इसी तरीके से इसमें एक विशेष रूप से कुटुंब की परिभाषा, परिवार, कुटुंब मतलब परिवार, परिवार की परिभाषा दिया हुआ है। इसमें और अन्य विषयों में जैसे राशन कार्ड बनाना है तो परिवार, और किसी काम के लिए परिवार की धारणा जो है अलग अलग है। इसमें काफी विस्तार से दिया हुआ है, काफी लोगों को परिवार में शामिल किया है, कुटुंब के अंदर काफी लोगों को शामिल किया है। तो कुटुंब के परिभाषा में इसको बोलता है, इसमें बोलता है कि पति पत्नी, पति पत्नी चाहे वो अलग रहते हो चाहे एक साथ रहते हो, जब तक अलग रहते हो चाहे एक साथ, प्रस्तुत होकर के स्वीकृत न हो जाए, डिग्री पारित न हो जाए, कोई अवार्ड न हो जाए, तब तक वो चाहे सेपरेट रहें चाहे एक साथ रहें, पति पत्नी को कुटुंब का मेंबर माना गया है। उसी तरह से पुत्र पुत्रियां और सौतेले पुत्र पुत्रियां, सौतेले पुत्र पुत्रियों का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कई बार जो है विधवा होने की स्थिति में और किसी अन्य स्थिति में जो है दूर होने की स्थिति में दोबारा शादी कर लेते हैं, तो जो प्रथम पति के तरफ के जो पुत्र पुत्रियां होते हैं वो दोबारा शादी करने पर सौतेले पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। तो इस तरह से पुत्र पुत्रियां, सौतेले पुत्र पुत्रियां यदि शासकीय सेवक पर आश्रित हैं तो वो भी कुटुंब के मेंबर कहलाएंगे, वो भी परिवार के सदस्य कहलाएंगे। इसके अलावा इसमें जो दिया हुआ है कोई अन्य व्यक्ति, ये पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, सौतेले पुत्र पुत्रियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो शासकीय सेवक से रक्त से संबंधित है या विवाह से संबंधित है और वो उस पर पूर्णतः आश्रित है, तो वो भी परिवार के सदस्य कहलाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इसमें कोई अन्य व्यक्ति जो शासकीय सेवक से रक्त से संबंध, रक्त मतलब ब्लड रिलेशन है जिनके साथ, जैसे हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, उस ऐसे जो लोग हैं वो हमारे रक्त से संबंधित, रक्त से ब्लड रिलेटिव कहलाते हैं। तो ये भी यदि हमारे ऊपर आश्रित हैं तो हमारे कुटुंब के सदस्य कहलाएंगे, माना जाएगा उसको। वैसे ही विवाह से संबंधित पत्नी के तरफ से या स्त्री यदि सास की सेविका है तो उसके पति के तरफ के जो रिलेटिव्स हैं और वो उन पर आश्रित हैं तो वो भी कुटुंब के मेंबर कहलाएंगे, परिवार के सदस्य कहलाएंगे। तो इस तरह से इसमें परिवार की परिभाषा को काफी विस्तार दिया हुआ है, काफी विस्तार से इसमें परिभाषित किया है। इसके अलावा जो है नियम 3 में, ये नियम 3 जो है सामान्य सेक्शन है, सामान्य नियम, जनरल नियम, जनरल रूल्स दिया हुआ है इसमें
इसमें ये कहा गया है, एक प्रकार से ये समझिए कि जब कभी भी किसी भी शासकीय सेवक के विरुद्ध जब कोई कार्रवाइयां होती हैं, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें क्लियर लिखा रहता है कि आपके द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया है। नियम 3 का उल्लंघन किया गया है, ये अवश्य लिखा रहेगा। क्यों? कि नियम 3 जो है जनरल रूल्स है, इसमें बहुत सारे चीजों की अपेक्षाएं की गई हैं, और यदि उन अपेक्षाओं में आप खरा नहीं उतरते हैं या उनके अनुसार से आपका कार्य संपादित नहीं होता है, तो वो एक प्रकार से एलिगेशन का मुद्दा बनता है, एक चार्ज का मुद्दा बनता है, एक आरोप का मुद्दा बनता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि प्रत्येक शासकीय सेवक सन्निष्ठ होगा, सन्निष्ठ होगा कार्य के प्रति, शासन के प्रति सन्निष्ठ होगा। दूसरा लिखा है कर्तव्य परायण होगा। तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि वो कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो, जो शोभा न देता हो, जो उनके लिए सूट न करता हो, ऐसे कोई कार्य शासकीय सेवक करता है तो वो भी एक चार्ज के रूप में फ्रेम होगा, बनेगा। चौथा चीज इसमें लिखा हुआ है कि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई भी शासकीय सेवक अशिष्टता नहीं करेगा, विलंबकारी कार्य नीति नहीं अपनाएगा, मतलब जानबूझ करके कोई कार्य में विलंब नहीं करेगा। जो समय सीमा उनको दी गई है, जो काम समय में करना है उसको समय में ही संपादित करना है। यदि आप जानबूझ करके किसी काम में डिले करते हैं तो वो एक प्रकार से आरोप का मुद्दा बनेगा और उस पर कार्यवाही संभावित है। तो विलंबकारी कार्य नीति नहीं अपनाएगा। और इसके आगे लिखा हुआ है कि अनुशासनहीनता नहीं करेगा। कार्य के दौरान कोई भी शासकीय सेवक को अनुशासनहीनता नहीं करना है। अब अनुशासनहीनता में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप उदाहरण के लिए देखिए कि कई बार बहुत सारे लोग कुर्सी में बैठे हैं और टेबल में पांव रख दिया, और बाय द वे उसी समय यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी आ गया, कोई आ गया और देख लिया, तो ऐसे एक्टिविटी भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट में इसमें दिया हुआ है कि कोई भी शासकीय सेवक यदि उनको कोई शासकीय आवास आवंटित होता है तो उसको वो भाड़े पे, किराए पे किसी दूसरे आदमी को नहीं दे सकता। यदि देता है तो इस नियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक शासकीय सेवक विवाह की आयु जो शासन द्वारा निर्धारित है, मैरिज के लिए जो एज निर्धारित है, तो प्रत्येक शासकीय सेवक विवाह की आयु और पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में जो भी शासकीय नियम बने हैं, शासकीय नीतियां बनी हुई हैं, उसके अनुसार वो कार्य करेगा। उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे मान लो 21 साल में विवाह करना चाहिए, ये नियम में है, तो वो उसका पालन करना होगा, चाहे अपने बेटे बेटियों के संबंध में हो, चाहे अपने रिलेटिव्स के संबंध में हो, चाहे कुटुंब के किसी सदस्य के संबंध में हो या खुद के संबंध में हो। ऐसे जो शासन की नीतियां बनी हुई हैं उन नीतियों का पालन करेगा, ये अपेक्षा की गई है, ये सामान्य नियम है। और अंत में लिखा है महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित निवारण के लिए शासकीय नीतियों का पालन करेगा। तो इस प्रकार से ये जो नियम 3 है, ये एक जनरल रूल्स है, ये जनरल नियम है, सामान्य नियम है, और ये शासकीय प्रत्येक शासकीय सेवक से, चाहे वो किसी श्रेणी का हो, उससे अपेक्षा की गई है कि वो इसका पालन करे। और यदि इसके विरुद्ध कोई जाता है तो वो इसका उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरुद्ध, उस शासकीय सेवक के विरुद्ध जो है कार्रवाइयां संभावित है। नियम 4 में है कोई भी शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट जो उपक्रम है, निजी जो संस्थान है, उसमें किसी शासकीय सेवक के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको नौकरी पर रखा जाना। आशा यह है कि कोई भी शासकीय सेवक अपने पद का, अपने प्रभाव का उपयोग करके किसी भी ऐसे संस्थाओं में जो निजी है, शासकीय संरक्षण प्राप्त है,
वहां अपने निकट संबंधियों को नौकरी पर रखने के लिए संबंधित संस्था को बाध्य नहीं कर सकता है, उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता है, वहां जोर जबरदस्ती करके अपने लोगों को नौकरी पे नियोजित नहीं करा सकता है। ये नियम 4 में लिखा हुआ। यदि ऐसा कोई करता है, कोई पद का दुरुपयोग करता है या पद प्रभाव का उपयोग करता है या प्रेशर डालता है, तो वो जो है इस नियम का उल्लंघन माना जाए। नियम 5 में है राजनीति तथा निर्वाचन में भाग लेना। राजनीति तथा निर्वाचन है कि कोई भी शासकीय सेवक का सदस्य नहीं हो सकता है, उसके संचालन में भाग नहीं ले सकता है, उसके क्रियाकलाप में भाग नहीं ले सकता है और उसके लिए चंदा इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से राजनीतिक दल और संगठन का ना तो वो सदस्य हो सकता है और ना उससे संबंध रख सकता है जो राजनीति में हिस्सा लेता है। जो राजनीतिक दल या संगठन राजनीति में डायरेक्टली जो भाग लेता है, इन्वॉल्व है, तो उनके किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में हिस्सा शासकीय सेवक नहीं ले सकता है। इसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि प्रत्येक शासकीय सेवक का यह कर्तव्य है कि यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे संगठन या संस्था जो विध्वंस जिसका जो क्रियाकलाप है वो विध्वंसकारी है, तो विध्वंसकारी गतिविधियों में संलग्न किसी भी संस्था या संगठन के क्रियाकलाप में उसके परिवार का कोई सदस्य भाग लेता है या उसके लिए चंदा करता है या उसको सहयोग करता है या उसकी गतिविधियों में शामिल होता है, तो ऐसे परिवार के सदस्य को उस शासकीय सेवक को रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। और यदि हम मना करते हैं उसके बाद भी रोकने में असमर्थ हैं, वो नहीं मानता है, तो ऐसी चीजों की जानकारी तत्काल शासन को देनी चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है नियम 5 में। इसके अलावा एक चीज और इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी भी चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निर्वाचन हो, किसी भी प्रकार के निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में मत याचना नहीं कर सकता है, अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकता है और उन प्रचार प्रसार में भाग नहीं ले सकता है, कैनवासिंग नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार के किसी कार्य में कोई शासकीय सेवक यदि इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये नियम 5 में है। नियम 6 में है प्रदर्शन तथा हड़ताल। इसमें दो चीज है, एक प्रदर्शन है, एक हड़ताल है। तो प्रदर्शन के संबंध में लिखा हुआ है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी ऐसे प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता है जिसमें हमारे जो संबंध हैं, भारत की एकता अखंडता जिससे प्रभावित होती है, भारत की एकता अखंडता में जिसका प्रभाव पड़ता है, विदेशी राज्यों से हमारे मैत्री संबंध खराब होते हैं या कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है जिससे, या कोई नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है या किसी संस्कृति पे विखंडन की स्थिति आती है, तो ऐसे किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में शासकीय सेवक भाग नहीं ले सकता है, उसका हिस्सा नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से इसके दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि शासकीय सेवक अपने सेवा के संबंध में, इंक्रीमेंट के संबंध में, पदोन्नति के संबंध में या किसी भी प्रकार के लाभ के संबंध में या किसी अन्य शासकीय सेवक के सेवा से संबंधित लाभ के लिए किसी भी प्रकार के हड़ताल में भाग नहीं ले सकता है और न हड़ताल करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। अभिप्रेरित करने का मतलब है कि वो उकसा नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो हड़ताल करो। ये ऐसा बोलना भी उकसाना कहलाएगा, अभिप्रेरित करना कहलाएगा और उस तरह की गतिविधियों में यदि संलग्न पाया जाता है तो नियम 6 के तहत कार्रवाई होगी। तो इस तरह से नियम 6 में प्रदर्शन और हड़ताल, इसमें सीधे सीधे भाग लेने से शासकीय सेवक को मना किया गया। नियम 7 में है अवकाश पर प्रतिबंध। छुट्टियों में जाने के संबंध में नियम दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शासकीय सेवक
बिना अवकाश स्वीकृति के किसी भी प्रकार के अवकाश में प्रगमन नहीं कर सकता है और अवकाश प्रगमन नहीं कर सकता है, अवकाश में नहीं जा सकता है, नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आकस्मिक अवकाश क्यों न हो। पर देखने में ये आता है कि सामान्यतया हमारे शासकीय चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, एक सिंपल लेटर लिखते हैं और टेबल में छोड़ करके चले जाते हैं, या किसी को दे के चले जाते हैं कि दो, या किसी को चले जाते दे देना यार मैं कल नहीं आऊँ। तो ये एक्टिविटी इस नियम के प्रावधान की विपरीत है। इसमें क्लियर किया हुआ है कि चाहे किसी भी प्रकार का अवकाश हो, जब तक अवकाश स्वीकृत, चाहे किसी भी प्रकार का अवकाश हो, जब तक अवकाश स्वीकृत ना हो जाए तब तक अवकाश पर प्रगमन नहीं करना चाहिए। अवधि आ जाए तो शासकीय सेवक जा सकता है और जो सक्षम अधिकारी है वो भूतलक्षी प्रभाव से उनके अवकाश को स्वीकृत कर सकता है। तो ये इसमें एक व्यवस्था दी गई है कि कोई इमरजेंसी है या कोई आकस्मिकता है, कोई आकस्मिक स्थिति है, तो वैसे स्थिति में हम बिना अवकाश स्वीकृत कराए भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बिना अवकाश स्वीकृत कराए नहीं जाना चाहिए। और ये नियम 1965 का बना हुआ है। उस समय ना तो मोबाइल था और ना ही सोशल मीडिया का जमाना, तो ये उस समय के लिए बना हुआ है। अब ये बना हुआ है कि बड़े इंपॉर्टेंट चार्ज जो है डिस्चार्ज करते हैं, वो उनको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज जो है उनके पास रहता है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि आपके पीएचई विभाग के लोग हैं या नगर निगम के लोग हैं, यदि ये बिना कोई स्वीकृत कराए चले गए तो वो कार्य प्रभावित हो सकता है। कोई एक सब इंजीनियर है, वो 5-6 मोहल्ले का इंचार्ज है, वहां पानी सप्लाई कराने का उनका दायित्व है। गर्मी का सीजन है, मान लीजिए वो 5-6 मोहल्लों में पानी नहीं गया, लाख 2 लाख लोग प्रभावित होंगे, तो उससे क्या होगा आप समझ सकते हैं। हाहाकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसीलिए ये अवकाश स्वीकृत कराने का प्रोविजन दिया गया है, ताकि सक्षम अधिकारी उसके जगह में कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सके, कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसके जगह में कर सके। इसमें अधिकार का कोई हनन नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारा तो अवकाश अधिकार है, हमारे पास अवकाश है, हम छुट्टी की एप्लीकेशन दे करके चले गए, तो उसमें क्या गलती है? तो गलती बहुत बड़ी है। मैं जो समझ बता रहा हूँ उसको यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चार्ज है। हम यदि बिना बताए चले गए और 2 दिन 3 दिन रुक गए या एक ही दिन के लिए गए, तो हमारी व्यवस्था, हमारी जगह में व्यवस्था कैसे होगी? तो इसलिए हमारे जो ऊपर के अधिकारी है, जो मैनेजमेंट देखता है, प्रबंधन करता है, उनके नॉलेज में ये बात आनी चाहिए कि ये व्यक्ति 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जा रहा है, तो इसके उसके जगह में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है और कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो और किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था में खलल ना पैदा हो। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार के अवकाश में आप जाते हैं तो अवकाश स्वीकृत करा के जाए, ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। नियम 8 में है शासकीय सेवकों द्वारा संघों में शामिल होना। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी शासकीय सेवक शासन की बिना मंजूरी के किसी भी ऐसे संघों में शामिल नहीं हो सकता है जिसका कार्यकलाप या जिसके एक्टिविटी से भारत की एकता अखंडता प्रभावित होता हो, खंडित होता हो, या विदेशी राज्यों से हमारे मैत्रिक संबंध खराब होते हों, या कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती हो, तो ऐसे किसी संघ का हमें सदस्य बनना है और हम ऐसे संघ के सदस्य नहीं बन सकते जब तक शासन की अनुमति ना मिल जाए। और ऐसे संघ के सदस्य बनने के लिए शासन जो है अनुमति कभी भी नहीं देती है। तो ये जो है नियम 8 के अंतर्गत है। नियम 9 में है, नियम 9 में है चंदा। इस नियम 9 में जो चंदा के अंतर्गत दिया हुआ है, हमारे जो शासकीय सेवक हैं, बहुत सारे साथी हैं, वो कई प्रकार के कामों के लिए चंदा वसूली का अभियान चालू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, करने भी लगते हैं। लेकिन इसमें साफ मनाही है इस नियम में कि किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे नगद के रूप में चाहे वस्तु के रूप में, हमको चंदा वसूली नहीं करना है। और यदि चंदा वसूली करना भी है तो शासन की मंजूरी चाहिए। मान लीजिए हम कोई चैरिटेबल काम के लिए, कोई अच्छे चीज के लिए, कभी बाढ़ राहत है या और किसी प्रकार की कोई चीजें हैं,
कोई जो है पल्स पोलियो का कार्यक्रम है और उसमें यदि हम थोड़ा बहुत चाहते हैं कि किसी से मिले तो इसकी जानकारी शासन को देनी होगी और शासन से अनुमति लेनी होगी। जब शासन अनुमति दे दे, हम सक्षम अधिकारी अनुमति दे दे, तभी इस प्रकार के किसी प्रकार के चंदा वगैरह की कार्य किया जाना चाहिए। और यदि इसके विपरीत कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से इस नियम का वो उल्लंघन माना जाएगा और उल्लंघन मान करके उसके विरुद्ध सक्षम अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। अगला है नियम 14 जो है वो उपहार से संबंधित। इसमें लिखा हुआ है कि इस नियम में उपबंधित कार्यों के को छोड़ करके और किसी अन्य रूप में उपहार लेना या उपहार देना प्रतिबंधित किया गया है। यदि जैसे कि विवाह है, वर्षगांठ है, जन्मदिन है या कोई ऐसा धार्मिक प्रयोजन है जिसमें उपहार लेना या देना कस्टम के अंतर्गत है, धार्मिक रीति रिवाज में है, तो वैसी परिस्थितियों में उपहार शासकीय सेवक ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। लेकिन ऐसे उपहार की जानकारी 1 माह के अंदर शासन को देनी होगी। ऐसे आप उपहार को ले करके अपने पास चुपचाप नहीं रख सकते हैं और यदि मान लीजिए आपने रख भी लिया तो कभी यदि उसमें जांच पड़ताल हुई तो फिर उसको जो है अवैध रूप से अर्जित धन के रूप में माना जाएगा और कार्यवाहियां संभावित है। तो इस तरह से जो है उपहार के लिए भी इसमें जो है प्रतिबंधित किया गया है। इसी का एक 14 का नया प्रोविजन इसमें डाला गया है कि किसी प्रकार का दहेज लेना या दहेज देना इसको प्रतिबंधित किया गया है। और दहेज लेना और दहेज देना तक ही प्रतिबंधित नहीं है, आप किसी व्यक्ति को अधिकृत नहीं कर सकते हैं या उस अपने तरफ से किसी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे तरफ से आप ये स्वीकार कर लीजिए। तो ये 14 का प्रोविजन डाला गया है। इसमें कोई भी शासकीय सेवक ना तो दहेज देगा और ना ही दहेज लेगा और अथवा किसी को भी देने या लेने के लिए प्रेरित ही करेगा। नियम 15 में है शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन का आशय ये है कि कई बार ये होता है कि हम जो है कभी ट्रांसफर में जाते हैं या कभी पदोन्नति प्राप्त हो जाती है या कभी और कोई स्थितियां निर्मित होती है तो बड़े भव्य तरीके से बाहर टेंट लगा करके मैदान में किसी का अभिनंदन करते हैं, किसी को मान पत्र भेंट करते हैं या किसी को विदाई समारोह उसका आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को इस नियम के तहत प्रतिबंधित किया गया, मनाही की गई है कि ऐसे कार्य नहीं किया जाना है। ये जरूर इस पे लिखा हुआ है, इतनी छूट दी गई है कि सामान्य रूप से हम किसी दफ्तर के बैठक हाल में या कहीं बैठ करके हमारे साथ ही किसी का स्थानांतरण हुआ तो हम छोटे मोटे चाय पार्टी और इस तरह से कार्य कर सकते हैं, विदाई समारोह कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन बड़े रूप में कोई टेंट लगा करके मैदान में भव्य रूप से किसी का मान पत्र, विदाई या सम्मान समारोह, अभिनंदन पत्र इत्यादि देने लेने का नियम नहीं है, उसको प्रतिबंधित किया गया है और उस प्रकार से यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। नियम 16 में प्राइवेट कारोबार में नियोजन। जो प्राइवेट कारोबार है, फैक्ट्री है, दुकान है और बहुत सारे प्रकार की जो चीजें हैं, तो ऐसे प्राइवेट कारोबार में, निजी कारोबार में इसमें यहां तक लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासकीय सेवक जो है इस प्रकार के निजी कारोबार में न तो अपना अंश रखेगा, शेयर रखेगा और न ही उसमें उसके प्रबंधन में, उसके प्रबंधन में भाग लेगा, उसके संचालन में हिस्सा लेगा और उसमें किसी तरह का अपना पैसा विनियोजित नहीं कर सकता है, नहीं लगा सकता है। यदि परिवार का पहले से ही शासकीय सेवा में आने के पूर्व से ही किसी शासकीय सेवक का इस तरह का कोई प्राइवेट कारोबार है तो उसकी जानकारी डिटेल में शासन को देनी चाहिए, अपने विभाग को देनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि भाई उसमें उनका कितना हिस्सा है, किस प्रकार का कारोबार है, इसकी जानकारी शासन को देनी चाहिए। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई कमीशन एजेंसी है, बीमा है या कोई इस प्रकार के चल रहे हैं कोई कारोबार,
तो उसमें भी वो प्रबंधन में हिस्सा नहीं ले सकता है, उसके संचालन में हिस्सा नहीं ले सकता है, ना ही उसके प्रचार प्रसार कर सकता है। बहुत बार क्या करते हैं कि हमारे जो शासकीय सेवक साथी हैं, वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के नाम से या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के नाम से कोई एजेंसी ले लेता है और उसमें फुल्ली इन्वॉल्व रहता है। वो भी इस नियम के तहत प्रतिबंधित है। वास्तव में देखा जाए तो लोग चोरी छिपे भले करते होंगे, लेकिन यदि वो स्पष्ट हो जाए या उसकी कोई शिकायत हो जाए और वैसी स्थिति में कोई जांच पड़ताल हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी इस नियम के तहत। नियम 17 में है इन्वेस्टमेंट करना, उधार देना या उधार लेना। कोई भी शासकीय सेवक किसी स्टॉक, अंश या इन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं और भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो एक बार दो बार ऐसा कर देना वो नियम के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार के बार बार क्रय करके विक्रय करना, यदि कोई शेयर खरीदता है बेचता है, शेयर खरीदता है बेचता है, तो इस तरह से बार बार इस प्रकार के काम यदि कोई करता है तो उसको सट्टा लगाना कहा गया है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अंशों, प्रतिभूतियों और अन्य इन्वेस्टमेंट का बार बार क्रय कर विक्रय करना इस नियम के अंतर्गत सट्टा समझे जाएंगे। तो ये जो है प्रतिबंधित है, बार बार क्रय करना, बार बार विक्रय करना, ये सही नहीं है। तो यदि कोई मान लीजिए लगाता है पैसा, एक बार लगा लिया, चला 4 साल 5 साल या जब तक उनका मैच्योरिटी समय है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके यदि अच्छे सही सोर्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा वही वही काम बार बार क्रय विक्रय करना, ये सट्टा समझे जाएंगे और इस तरह के कार्य को प्रतिबंधित किया गया है। वैसे ही उधार लेना, उधार या उधार देना, आप अपने उधार, आप अपने निकट संबंधियों से, इसमें कहा गया है कि आप अपने निकट संबंधियों से चेक के माध्यम से, अकाउंट पे चेक के माध्यम से 5,000 से अकाउंट पे चेक के माध्यम से 5,000 से ज्यादा की राशि आप उधार में नहीं ले सकते हैं। और यदि आपको उधार लेना देना करना है तो उसके लिए बैंक है, बैंक ही अधिकृत है। बाकी अन्य लोगों से भी उधार लेना या देना जो है प्रतिबंधित किया हुआ है। ये नियम 17 में है। नियम 18 में है ऋण शोध क्षमता तथा स्वभावतः ऋणग्रस्तता। ऋण शोध क्षमता का ये हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी शब्द है सॉल्वेंसी। यदि हम किसी व्यक्ति के लिए सॉल्वेंसी दी, जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे भर्ती होते हैं तो सॉल्वेंसी जमा करनी होती है, 5 लाख 7 लाख 10 लाख जितने की मांगते हैं। यदि किसी कारण से वो सॉल्वेंसी फॉरफिट हो गया तो ऐसे फॉरफिट सॉल्वेंसी की जानकारी शासन को तुरंत देनी। दूसरी चीज, यदि हम कोई अपना जो है सॉल्वेंसी जमा करके कोई से ऋण लिए हैं और उसकी कोई वसूली हो रही है, वहां जब हम ऋण नहीं जमा कर पाए और वैसी स्थिति में यदि हमारा सॉल्वेंसी फॉरफिट हो रहा है, तो ऐसी चीजों की भी जानकारी शासन को तत्काल देनी होगी। आगे इसमें लिखा हुआ है ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता का आशय यह है कि जो हमारी आमदनी है, हम उसी के अंतर्गत अपने आवश्यकताओं को समेट के रखें, हम उससे बाहर न जाएं, हम बार बार ऋण न लें, बार बार ऋण न लें, क्योंकि हम यदि ऋणग्रस्त होंगे तो हमारे जो एकाग्रता है, हमारे कार्य करने की प्रणाली है, हमारे कार्य का जो स्वरूप है, उस पर सब असर करता है। तो इसलिए इस नियम को बनाया गया है कि ताकि प्रत्येक शासकीय सेवक ऐसे सब सिचुएशन से बच के रहे, ऐसी स्थितियों से बचा रहे और वो ऋणग्रस्तता की स्थिति से बचा रहे। तो आशय ये है कि आप अब जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए, कभी भी ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन मत लाइए कि आप ऋण में डूब जाएं और आप चिंताग्रस्त हो जाएं, आपके जो है घरेलू खर्च के लिए आपके पास पैसा ना रहे, आपके परिवार जो है एक राशन पानी के लिए पैसा ना रहे और आप उस समय भी विचलित होंगे। तो ऐसे स्थितियों से बचने के लिए नियम बनाया गया है और यदि इन स्थितियों से परे जाते हैं, कोई इसका उल्लंघन करता है, तो इस नियम के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। नियम 19 है जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान संपत्ति का विवरण देना। जंगम स्थावर का मतलब है चल अचल संपत्ति,
चल एक्चुअली इसमें चल अचल दोनों लिखा हुआ है, और इसको पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि जिस समय व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उस समय चल और अचल दोनों प्रकार के संपत्तियों का ब्यौरा प्रिस्क्राइब फॉर्म में जमा करना चाहिए। और आगे लिखा है कि निश्चित अंतराल के बाद हर साल ब्यौरा जमा करना चाहिए। तो निश्चित अंतराल क्या है कि हर साल हर वर्ष दिसंबर की स्थिति में जनवरी महीने में अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है वो जमा कराया जाता है, उसका फॉर्मेट है वो इसी नियम 19 के तहत, ये जो अपना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 के तहत जमा करना होता है। और अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर जनवरी में हम हर साल जमा करते हैं, प्रत्येक शासकीय सेवक जमा करता है और उसके निश्चित फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जमा करते हैं। चल संपत्ति के लिए निश्चित रूप से कोई फॉर्मेट अभी तक के मैंने नहीं सुना है, और लेकिन जो है अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए जरूर ये फॉर्मेट जारी करने के लिए जरूर अधिकारियों के लिए ये फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। और उन लोगों से विगत 4-5 साल से अचल और के साथ साथ में चल संपत्तियों का भी ब्यौरा, इवन शासकीय सेवक कहीं नहीं, उनके पत्नी और उनके बच्चों के नाम में भी यदि कोई अचल चल संपत्ति है तो उसके भी जानकारियां उनसे मांगी जाती हैं। तो ये अभी स्टेट के कर्मचारियों के लिए चल संपत्ति का ब्यौरा संपत्ति नहीं मांगा गया है, लेकिन इस नियम में ये जरूर लिखा हुआ है कि चल अचल संपत्ति, मैं तो ये सोचता हूं कि कम से कम जिस समय शासकीय सेवक प्रथम बार नियुक्त होता है और ज्वाइन करता है उस समय सारी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है शासन को देना चाहिए। नियम 20 में है शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना। इसमें इसका आशय ये है, यदि कोई शासकीय सेवक अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है और उसके खिलाफ कोई समाचार पत्र में, किसी मीडिया में कुछ या तो उसको जवाब लगाता है। आपके व्यक्तिगत चरित्र पर कोई उंगली उठाता है तो आप अवश्य ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्रवाई की जानकारी संबंधित अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, सक्षम अधिकारी को उसकी जानकारी देना चाहिए। उसके लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको जानकारी देनी होगी कि भाई अमुक अमुक व्यक्ति ने या अमुक अमुक संस्था ने मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन लगाया है या प्रश्न उठाया है या उंगली उठाई है, इसलिए मैं इनके खिलाफ मानहानि का या अन्य प्रकार की कोई दावा या कार्रवाई मैं कर रहा हूं, इसकी आप कर सकते हैं, जानकारी दे दीजिए। नियम 21 में है अशासकीय व्यक्ति से प्रभाव डलवाना। मैं जहां तक सोचता हूं कि इस नियम का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है और आज जो है सरेआम इसका उल्लंघन होता है। इस नियम में नियम 21 में ये कहता है कि कोई भी अशासकीय व्यक्ति या कोई राजनीतिक पदाधिकारी से अपने किसी भी सेवा से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित, पदार्पण से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, किसी भी प्रकार के सेवा लाभ से संबंधित प्रभाव नहीं डलवाना चाहिए, प्रेशर नहीं कराना चाहिए, ये इस नियम में लिखा हुआ है। और कभी कभी जब कार्रवाइयां ऐसे मामलों में होती है तो इसी नियम के तहत कार्रवाई होती है कि आपने अमुक अमुक मंत्री को सीधे पत्र लिख दिया, इसलिए आपके विरुद्ध ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, या आप शासनात्मक कार्रवाई आपके विरुद्ध क्यों न किया जाए। ये जो शो कॉज नोटिस जो जाता है वो इसी नियम 21 के अंतर्गत जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इस नियम का बहुत उल्लंघन हुआ है। और आज एक प्रकार से देखा जाए तो सक्षम अधिकारी भी कहीं कहीं ये बोल देते हैं कि यार आपका ट्रांसफर पैसे नहीं होगा, किसी विधायक से लिखवा लो या किसी मंत्री से लिखवा लो तो हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें जो है ये आम रूप से धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस नियम के तहत
ये कंडक्ट रूल के नियम 21 में प्रतिबंधित किया गया है कि आप जो है ऐसे कार्य ना करें कि जिससे जो है आप किसी पदाधिकारी से, किसी राजनीतिक दल के मेंबर से, या किसी पार्लियामेंट के मेंबर से, या किसी विधायक से, या किसी अन्य पदाधिकारी से, कोई प्राइवेट व्यक्ति से आप जो है अपने सेवा लाभ के लिए कोई प्रेशर डलवाएं, ये मनाही की गई है। नियम 22 में है विवाह। नियम 22 में है विवाह। विवाह में ये दिया हुआ है कि कोई भी शासकीय सेवक यदि उनकी पत्नी जीवित है, अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। वैसे ही लेडीज लोगों के लिए कहा गया है कि कोई भी शासकीय सेविका ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकती है जिसकी पत्नी जीवित है। ये दोनों के लिए मना किया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता है, द्विविवाह नहीं कर सकता है जब तक उसकी पत्नी जीवित है। या तलाक हो जाए, डिक्री पारित हो जाए कानून के अनुसार, तो उसमें आप कर सकते हैं, या आपकी पत्नी की डेथ हो गई है तो कर सकता है, अन्यथा जो है दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं है। वैसे ही लेडीज लोगों के लिए भी वर्जित है कि वो किसी ऐसे पुरुष से शादी नहीं कर सकेगी जिसके की पत्नी जीवित है। और आगे लिखा हुआ है कि कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो महिला उत्पीड़न की कोटि में आता हो। महिला उत्पीड़न बहुत वास्ट मामला है। यदि आप अश्लील इशारा करते हैं तो वो भी महिला उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। यदि आप किसी प्रकार के अश्लील हरकत करते हैं या उनको कोई बात बोलते हैं आप, वैसे 8-10 प्रकार की चीजें लिस्टेड है। यदि उस नियम को आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे किसी भी प्रकार की हरकत एक शासकीय सेवक को नहीं करना चाहिए। और इसमें तो है ही है, मैंने नियम 3 में भी बताया है कि कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो किसी शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय हो, तो वो भी अट्रैक्ट करता है। और ये जो नियम 22 है ये भी अट्रैक्ट करता है कि महिला उत्पीड़न से रिलेटेड या उस श्रेणी में आने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाना है। यदि कोई इस तरह से हरकत करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत सक्षम कार्रवाइयां भी हुई हैं जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी जो है के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं और सख्त एक्शन लिया गया है कि इस प्रकार के महिला उत्पीड़न की कोटि में कोई कार्य चाहे वरिष्ठ अधिकारी भी किया है तो उसको बख्शा नहीं गया है, बल्कि कार्रवाइयां होती हैं। नियम 23 है मादक पेय तथा औषधियों का उपयोग। इसमें मादक पेय और औषधि दोनों चीज लिखा है। कई बार क्या होता है कि औषधि के रूप में कोई चीज है लेकिन उसका ज्यादा मात्रा में लेने से वो नशा करता है, तो ऐसे नशीले औषधि और मादक पेय, ये कोई किसी भी प्रकार के मादक पेय या औषधि लेना और ये तो प्रतिबंधित ही है। इसके अलावा इस मादक पेय को लेकर के या नशीली औषधि को लेकर के आप जो है सार्वजनिक स्थान में भी नहीं जा सकते। यदि कोई शासकीय सेवक कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वहां जा करके मान लीजिए गिर गया है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, कुछ ऊंचे आवाज में बातचीत कर रहा है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी यदि वो करता पाया गया किसी सार्वजनिक स्थान में तो पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हो सकती है। तो नशीले मादक पेय और औषधियों जो नशीली होती है, जिससे नशा होता है, ऐसे चीजों का उपयोग को भी प्रतिबंधित इस नियम के तहत किया गया है। इसी का एक 23 का भी जोड़ा गया है। उसमें ये लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कम आयु के उम्र के लोगों को कोई काम में नियोजित नहीं करना चाहिए। तो शासकीय कार्य में तो कोई शासकीय कर्मचारी नियोजित नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी अपने घरों में लोग रख लेते हैं छोटे बच्चों को काम में। तो कृपया आप इसमें ध्यान दें कि कभी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के लोगों को अपने यहाँ किसी भी प्रकार के कार्य में न लगाएं, क्योंकि ये नियम 23 का उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये है नियम 1 से लेकर के नियम 23 तक, जो वास्तव में हमारे आचरण को नियमित करने के लिए
बनाया गया है। इसके अलावा जो है शासन की आलोचना, शासकीय सेवक जो है शासन की आलोचना नहीं कर सकता है। इसमें लिखा है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी भी मीडिया के माध्यम से या किसी लेख में या किसी सार्वजनिक उद्गार में शासन की प्रचलित नीति या उसके किसी कार्य की आलोचना नहीं कर सकता है। आलोचना करने का अधिकार शासकीय सेवक को नहीं दिया गया है। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, शासन का कार्य है, शासन की नीतियां हैं, उसको आपको क्रियान्वित करना है। आपका काम आलोचना करना नहीं है। शासन जो नीति निर्धारित कर दिया उसके क्रियान्वयन का काम हमें सौंपा गया है और वो करना है। तो हम नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, कोई उनके प्रचलित नीति है, कार्य है, उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। और ये जरूर कहा गया है कि कोई शासकीय सेवक कोई संघ का पदाधिकारी है, कर्मचारी यूनियन का कोई मेंबर है और वो कोई वेतन विसंगति के संबंध में या सेवा शर्तों के संबंध में कोई अपने उद्गार व्यक्त करता है तो वो इससे मुक्त है, इस श्रेणी में वो नहीं आता है। संघ के पदाधिकारी के रूप में यदि कोई उद्गार व्यक्त करता है तो इसी तरह से प्रेस तथा मीडिया से संबंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मीडिया से हमको कैसे संबंध रखना चाहिए, कितनी दूरी बना के रखना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसके संबंध में ये है कि हम किसी भी प्रकार के मीडिया, नियतकालिक पत्रिका है, पेपर है और अन्य कोई भी मीडिया है, उसका हम ना तो प्रबंधन में हिस्सा ले सकते हैं, ना उसके उसके प्रकाशन में उसमें कोई स्वामित्व रख सकते हैं, उसके संचालन में भाग नहीं ले सकते हैं और उसके संपादन में भाग नहीं ले सकते हैं। और हम अपने नाम से, किसी दूसरे के नाम से, कल्पित नाम से, छद्म नाम से भी कोई लेख नहीं लिख सकते हैं। यदि आपको लेख लिखना है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। आप अनुमति लीजिए तब कोई लेख लिख सकते हैं। पर इतनी छूट इसमें दी गई है कि यदि कोई लेख आपका विशुद्ध रूप से कोई साहित्य है, साहित्यिक लेख है, कोई वैज्ञानिक लेख है या कोई कलात्मक लेख है तो वो आप लिख सकते हैं, उसमें अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्य प्रकार के कोई लेख लिखते हैं और कोई आलोचनात्मक कोई काम करते हैं तो उसके लिए अनुमति लेना नितांत आवश्यक है। समिति या किसी अन्य पदाधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना, इसमें यह कहा गया है कि किसी भी शासकीय सेवक को बिना सक्षम अनुमति के कहीं भी साक्ष्य देने के लिए नहीं जाना चाहिए। जब अनुमति मिले तभी जाना चाहिए। केवल 4-5 प्रकार के जगहों के लिए इसमें छूट दी गई है। इसमें पहला है, यदि संसद कोई समिति गठित किया है और वो कोई जांच कर रही है समिति और उसमें आप गवाह के रूप में सूचीबद्ध हैं, आपका नाम गवाह की सूची में है, तो आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे समिति में जाकर के साक्ष्य अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं। वैसे ही विधानसभा द्वारा यदि कोई समिति गठित की गई है, शासन द्वारा यदि कोई समिति गठित की गई है या कोई विभागीय जांच है उसमें आप गवाह के रूप में लिस्टेड हैं या कोई न्यायिक जांच आयोग की सूची में आप गवाह के रूप में लिस्टेड है तो उसमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4-5 जगह आप बिना अनुमति के गवाह के रूप में यदि आप सूचीबद्ध है, आपको बुलाया जाता है तो आप जा सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा कहीं समिति या किसी पदाधिकारी के समक्ष बिना अनुमति के आपको साक्ष्य नहीं देना है, नहीं जाना है। ये मना किया हुआ है नियम 11 में। नियम 12 में है अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना। ये नियम आगे चल करके कि अप्राधिकृत रूप से जानकारी देने का मतलब है आप अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में या शासन के किसी विशेष या साधारण आदेश के पालन में आप कोई जानकारी देते हैं तो वहां तक तो ठीक है, वो नियमानुसार है। लेकिन इसके अलावा यदि आप अधिकृत नहीं हैं तो किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक जानकारी, चाहे वो पूर्ण रूप से जानकारी देना हो, चाहे उसका पार्टली जानकारी देना हो,
वो अंशतः जानकारी देने की बात हो, आप ऐसी जानकारी आप नहीं दे सकते, और देंगे तो वो अपराधिकृत रूप से दिया गया जानकारी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध आपके विरुद्ध उसके लिए आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। तो इस तरह से जो है मैंने नियम 1 से लेकर के नियम 23 तक की जानकारी दिया आपको। 24, 25, 26 जो लास्ट में है वो है, जैसे इसमें 24 में है निर्वचन। निर्वचन का आशय है कि यदि इस नियम के क्रियान्वयन में या इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट क्रिएट हो जाए तो वो राज्य शासन को रेफर होगा, राज्य शासन से पूछा जाएगा, जेडी को पूछा जाएगा कि भाई इसमें क्या करें हम, ऐसा हमारे पास डाउट है। तो वो डाउट का निराकरण करेंगे, वो शंका का समाधान करेंगे और वो सभी को मान्य होगा। नियम 25 में है शक्तियों का प्रत्यायोजन। इसमें ये कहा गया है कि राज्य शासन चाहे तो शक्ति कोई भी पावर है उसको डेलीगेट कर सकता है, किसी भी एक अधिकारी के पावर को दूसरे अधिकारी को डेलीगेट कर सकता है। एक अधिकारी एक सक्षम प्राधिकारी के अधिकार को दूसरे प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। ये इस नियम में प्रावधान किया गया है, उसको जो है शक्ति दी गई है ऐसा करने का। नियम 26 में है निरसन तथा व्यावृत्ति। निरसन व्यावृत्ति का आशय यह है कि इस नियम के लागू होने के पहले जितने भी नियम बने थे वो सारे नियमों को निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब 23 जुलाई 1965 से ये नियम लागू है और जब तक इसमें कोई अमेंडमेंट ना हो जाए तब तक ये यथावत चलता रहे। तो ये है भैया निरसन तथा व्यावृत्ति। इस तरह से नियम 1 से लेकर के नियम 26 तक। अब किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो 5 मिनट का समय है, आप 5 मिनट में पूछ सकते हैं। दर्शन साहब आप देखिए, और समय है क्या इसमें? 5 मिनट ना, तो ये 5 मिनट में तो दे दिया। हाँ जी, उधर से किसी को प्रश्न पूछना हो तो अवश्य पूछ लीजिए। Good afternoon, sir. Hello. Hello. Good afternoon. आवाज नहीं आ रही है। Hello. Good जी afternoon. मित्रों, किसी को प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। जी सर। Hello. Good afternoon, sir. नमस्कार। हाँ जी सर, मनीषा खत्री स्पीकिंग। सर एक बार किसी का कौन बनेगा करोड़पति अनुमति की वाली बात आ गई। तो जैसे हम लोग छोटे कार्यक्रम में मान लेते हैं तो उसके लिए भी क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम, क्या? कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए परमिशन दी थी शायद, तो नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए क्या चाहिए? अनुमति लेना है, तो वो लेना है कि नहीं लेना है, सब पूछ रही हैं। देखिए क्या है वो कौन बनेगा। हाँ हाँ जैसे बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो जैसे आगे हम देते हैं तो उसके लिए अनुमति आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, कट रहा है। थैंक यू। नहीं, कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए तो अनुमति आवश्यक है, क्योंकि एक प्रकार से वो भी जो है फाइनेंशियल मामला है उसमें, और लोग जो है उसमें पैसा जीतते हैं, तो वो जीतते हैं, भाग लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और काफी ह्यूज मात्रा में उसमें और मात्रा में उसमें राशि उनको और मात्रा में उसमें इनाम के रूप में दी जाती है। तो ऐसे किसी भी क्रियाकलाप में, हालांकि ये 65 में तो कौन बनेगा करोड़पति था नहीं, तो उस 65 में तो कौन बनेगा करोड़पति
समय तो ये नहीं सोचा गया होगा कि आगे चल कर आगे कौन बनेगा करोड़पति जैसे कोई मंच आएगा तो उसमें जाने के लिए मंच आएगा, तो ये सामान्यतः सोचने की बात है, ये जनरल नॉलेज की बात है कि हम तो ऐसे जगहों की चीजों में जो इस नियम में क्लास 1 ऑफिसर के लिए उनका विभाग, जिस विभाग का आदमी है वो उस विभाग के सेक्रेटरी सक्षम अधिकारी हैं। क्लास 2 ऑफिसर के लिए विभागाध्यक्ष सक्षम अधिकारी हैं। क्लास 3 और क्लास 4 के लिए जिस अधिकारी के डायरेक्ट कंट्रोल में वो काम करते हैं वो उनके सक्षम अधिकारी हैं, उनसे अनुमति लेनी है। तो कौन बनेगा करोड़पति जैसे मंच में जाना है तो अनुमति आवश्यक है। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले समय ये मुंगेरी की एक डिप्टी कलेक्टर जो गई थी कौन बनेगा करोड़पति में, तो उसने जो है अनुमति लेकर गई थी वो। थैंक यू मनीषा मैडम। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास भी बहुत अच्छा रहा, कल का क्लास भी बहुत अच्छा था और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे से इसको समझे होंगे। और जब भी आपको यदि आवश्यकता होती है तो सर हमारे पास अवेलेबल रहेंगे हमारी संस्था में, कभी भी हम और इस तरह का क्लास मैनेज कर सकते हैं, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। तो आज हम यहीं पर सर से विदा लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद आपको भी, आप लोगों को भी, सभी पार्टिसिपेंट साथियों को बहुत धन्यवाद। एक नया लिंक जारी हो रहा है, इस नया लिंक पोर्टल के थ्रू ज्वाइन करेंगे। आपके अटेंडेंस बहुत कम आ रही है तो प्लीज, अभी हमारे साथ में डॉक्टर भरत अग्रवाल जी हैं जो आपको बताएंगे, उनका क्लास शुरू हो रहा है, लिंक में आप ज्वाइन करें। थैंक यू, कहीं जाइएगा नहीं। थैंक यू। हाँ, cgschool.in में जाकर के सर का क्लास ज्वाइन करें, तो पोर्टल के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा।